तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग DPP4। तो इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं हमने, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंसेप्ट वाइज, और इसके लिए हमारे पास टाइम है 2 मिनट का। स्टार्ट हो जाओ। द फर्स्ट 12 letters of English alphabets are written down at random. The probability that there are 4 letters between A and B is. स्टार्ट करो और एग्जैक्ट आंसर निकालना है हमें। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। टोटल 12 लेटर्स हैं, 4 हों A और B के बीच में। तो पहले सैंपल स्पेस निकाल लो, 12 लेटर्स के अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल, और A और B के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, कौन से 4 होने चाहिए? तो 10 में से 4 सेलेक्ट करेंगे। आई होप इस तरह क्वेश्चन करें हैं सबने। तो सैंपल स्पेस आई थिंक सबने निकाल लिया होगा, 12 फैक्टोरियल एंड 10C4 से A और B के बीच में जो 4 लेटर्स रखने हैं वो सेलेक्ट करने हैं। सो टाइम इज अबाउट टू अप। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने के पीछे रीजन था, जैसे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों ही सबने पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? रेशियो x बाय वाई समथिंग। ऊपर फेवरेबल केस, नीचे सैंपल स्पेस। अगर समथिंग ऐसे लिखा है एक्स जेड अपॉन वाई जेड, तो जेड जेड कैंसिल हो जाता है रेशियो में, ठीक है। परमिटेशन में तो हमें सारे पॉसिबल वेज निकालने होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये सहूलियत रहती है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, देर आर 12 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन डाउन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन A एंड B। प्रोबेबिलिटी में हम ये करने वाले हैं कि जो सैंपल स्पेस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें फेवरेबल केस लेना है। तो रेशियो बराबर आएगा। पहले केस में हम जितने भी 12 लेटर हैं सबको कंसिडर कर रहे हैं, सबके अरेंजमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 लेटर्स को अरेंज करने के 12 फैक्टोरियल वेज। अब फेवरेबल केस क्या है? 4 लेटर्स होने चाहिए बिटवीन A एंड B। तो 12 में से A और B को हटा दो, तो 10C4 में से 4 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिए। A और B के बीच में वो 4 लेटर्स आ जाएंगे। टोटल ये हो गए 6, और बचे कितने अब? 1 2 3 4 5 टोटल 12 हैं। तो ये लेटर्स L1 L2 L3 L4 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो A और B के बीच में, ठीक है। A और B को इंटरचेंज करा दो 2 फैक्टोरियल से, और अब इन टोटल को, इस टोटल को एक लेटर मान लो। ये टोटल 6 लेटर्स हैं, बाकी बचे 6। ये एक लेटर, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 7 लेटर्स। 7 लेटर्स को 7 प्लेस पे अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे इस केस में हमने क्या करा है? इस केस में हमने ये करा है कि जितने भी 12 लेटर्स थे सबका अरेंजमेंट करा।
लेकिन अब प्रोबेबिलिटी में हम क्या करने वाले हैं, हमने बताया था प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। जैसे हम सैंपल स्पेस डिसाइड करते हैं वैसे ही फेवरेबल केस बनाएं। अब हम 12 लेटर्स से सबसे मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ इससे मतलब रखने वाले हैं कि ए और बी के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। कौन से 4 होने चाहिए इससे भी मतलब भी नहीं रखेंगे, कोई भी 4 हो सकते हैं। और यही सोचते हुए हम सैंपल स्पेस डिजाइन करेंगे और यही सोचते हुए हम फेवरेबल केस डिजाइन करेंगे। तो सैंपल स्पेस में क्या सोचेंगे, फेवरेबल केस क्या है, ए और बी के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा ए और बी के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल है 12 लेटर्स। टोटल कितने हैं, 12 लेटर्स। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं और सैंपल स्पेस में हमारी सोच क्या है, हमें बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है, बाकी इन चारों के अरेंजमेंट से मतलब नहीं रखना है, बाकी 6 अरेंज हो रहे हैं उससे मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ किससे मतलब रखना है कि उनके बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। तो ए और बी के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए इज द फेवरेबल केस। तो ए और बी के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए इज द सैंपल स्पेस। तो कैसे करेंगे, 12 ए और बी के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, टोटल है 12 लेटर्स। इसको मान लो 12 चेयर्स है, क्या है 12 चेयर्स हैं, और उसमें तुम ए और बी को बैठाल दो 12C2 से, और ए और बी को बीच में बैठालने के लिए, अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल तरीके। तो जब 12 चेयर्स हैं और उसमें से ए और बी हर तरीके से बैठेंगे तो उनके बीच में एक भी आ जाएगा, कंसेक्यूटिव भी आ जाएंगे, एक्सट्रीम कॉर्नर पे भी होंगे, तो सारे केसेस आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए कि ए और बी के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए। अब क्या है फेवरेबल केस। फेवरेबल केस क्या है कि ए और बी के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। कौन से होने चाहिए इससे मतलब नहीं है, तो हमने सारे केसेस बना लिए। ए और बी के बीच में 4 लेटर्स कर दिए, 6, 1 2 3 4 5 6। इधर छोड़ दो स्पेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर 2 स्पेस इधर छोड़ दो, फिर 3 स्पेस इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 4 स्पेस इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 बी, 1 2। इसी तरह से और 2 केसेस और बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। टोटल कितने केस आ रहे हैं, 7 केसेस आ रहे हैं। तो फेवरेबल केस हो गया 7, और ए और बी को हर केस में इंटरचेंज करोगे तो इंटू 2, तो ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। तो यहां पे क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस में हमने 12 के 12 लेटर सबको अरेंज करा है, सबसे मतलब रखा है, और यहां पे सिर्फ किससे मतलब रखा है, ए और बी के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए उससे हमने निकाल लिया सैंपल स्पेस, और ए और बी के बीच में सिर्फ 4 लेटर्स आने चाहिए। वो कितने तरह से हो सकता है, टोटल ये 7 तरीके आए, इंटू 2 कर दिया जिससे ए और बी इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। तो आई होप प्रोबेबिलिटी में ये चीज बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी चूंकि रेशियो है, तो अगर जिन चीजों से हम सैंपल स्पेस में मतलब रख रहे हैं, एक्सेप्ट फेवरेबल केस वाली चीज तो कंसिडर करनी ही करनी है, तो उन चीजों से हमें फेवरेबल केस में ही मतलब रखना पड़ेगा, या जो अननेसेसरी चीजें हैं उनसे सैंपल स्पेस में ही मतलब ना रखें और फेवरेबल केस में ही मतलब ना रखें। और बाय द वे इन दोनों को डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है, दोनों में सेम ही आएगा, 7/66। 7/66 इज द आंसर, और दोनों को श्योरली डिवाइड करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, तो अननेसेसरी चीजें कंसिडर मत ही करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसके लिए वन मिनट 30 सेकेंड ले लेते हैं।
चलो यार एक बार ट्राई करो ऐसे ही, देखो ANCR इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, PA इंटू सी इज PA इंटू PC. इफ probability of A, B and C are PA, PB, PA intersection C is this, PB union C is this, तो हर एक केस में हमसे B और C के बारे में पूछा है, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इंडिपेंडेंट, नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल बनता है, इक्वी प्रोबेबल मतलब इक्वली लाइकली हैं. तो आई थिंक सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग. PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA इंटरसेक्शन C, A और C तो इंडिपेंडेंट है ही, तो PA इंटरसेक्शन C इज PA इंटू PC इज 1/20. PA कितना है, PA इज 1/5, तो यहां से PC निकल आएगा. क्या आ रहा है PC, 1/4. ओके, PB यूनियन C इज PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C. PB दे रखा है, ये भी दे रखा है 3/8, PB दे रखा है, व्हाट इज PB 1/6, PC 1/4 निकाल चुके हैं हम लोग. PB इंटरसेक्शन C जरा निकालो एवरीवन. PB इंटरसेक्शन C सभी को निकालना है. आया किसी का, 1/24 आ रहा है. और अगर इंडिपेंडेंट हुए तो ये PB इंटू PC के बराबर आना चाहिए. व्हाट इज PB 1/6, व्हाट इज PC 1/4 आ रहा है. तो इट मींस B और C कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे. आई होप ये बात क्लियर है सबको. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन था यहां पे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज दिस, ध्यान से पढ़ना, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है. Assume that the birth of a boy and a girl to a couple to be equally likely, mutually exclusive and exhaustive, बिल्कुल सही है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, are independent of each other in the family for a couple having 6 children. The probability that their 3 oldest are boys is, try करो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. 3 oldest are boy. तो बॉय होना या गर्ल होना इक्वली लाइकली है. बॉय बर्थ लेगा या गर्ल बर्थ लेगी, दैट इज 1/2 1/2. तो आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा. फर्स्ट 3 आर ओल्डेस्ट आर बॉयज, मतलब एक ऑर्डर तो होगा इन्हें, पहला चाइल्ड फिर दूसरा चाइल्ड. तो फर्स्ट 3 आर बॉयज, पहला भी बॉय, दूसरा भी बॉय, तीसरा भी बॉय. अच्छा, लास्ट 3 के बारे में क्या बोलोगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया है. बॉय गर्ल, क्यों, कुछ भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. इसका मतलब बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, कोई कंपल्शन नहीं है लास्ट 3 में. और बॉय और गर्ल होना इंडिपेंडेंट है. पहला बॉय 1/2, दूसरा बॉय 1/2, तीसरा बॉय 1/2. और लास्ट 3 कुछ भी हो सकता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी. बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. तो फाइनली दिस इज 1/8.
1/8 इज द आंसर, 8/64। क्लियर है? तो बहुत प्रिसाइजली देखना होता है क्या बोला गया है। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से हम नहीं कर पाते। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जिसका ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में देख सकते हो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले अ 5 मैच टेस्ट सीरीज ऑफ हॉकी। द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस एट लीस्ट 3 मैचेस। अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी ना दी जाए टीम्स की तो हम इक्वली लाइकली मानते हैं, मतलब हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। 5 मैचेस हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो यहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। एटलीस्ट 3 मैचेस जीते। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसने भी नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना उसको, काफी डिटेल में वहां डिस्कस करा है हमने। सो टाइम इज अप। तो अगर जब भी प्रोबेबिलिटी ना दी जाए तो हम इक्वली लाइकली लेते हैं, मतलब इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 एंड इंडिया के लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। 5 मैचेस सीरीज में इंडिया विंस एट लीस्ट 3 मैचेस, कम से कम 3 मैचेस जीते, तो 5C3, 3 मैच जीते और 2 हारे, या 5C4, 4 जीते 1 हारे, या 5C5, 5 जीते 0 हारे। तो पूरा हमें कैलकुलेट करना होगा इसको। 5C3 इज आई थिंक 10 एंड नीचे 2 की पावर 5 आ रहा है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 5C4 इज 5, ये भी 32। 5C5 is 1, 32, sorry, that is 32. तो 16/32, एग्री? 1/2 is the answer. तो अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आए तो काफी आसान हो जाता है पेपर में, लेकिन समझना होगा हमें कि कब अप्लाई करते हैं। कब अप्लाई करते हैं? जब मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो और उनके हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी अनचेंज्ड हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, और ये टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी का है। टोटल प्रोबेबिलिटी भी जिसने नहीं पढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सिंपल होता है, तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Box A contained 3 red and 2 blue marble, while box B contained 2 red and 8 blue marble. If fair coin is tossed, तो आई होप सबने पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा जिसने ही पढ़ा है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, और जिसको भी प्रॉब्लम है इसमें वीडियो देख जरूर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। बैग बी कंटेन्स 2 रेड एंड 8 ब्लू बॉल्स। ए कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड आया
हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ए बैग से बॉल निकाली गई, टेल आया तो बी बैग से बॉल निकाली गई, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज चोजन, तो यहां पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ए इज द इवेंट की बैग ए से बॉल निकाली गई, किसी भी एक ही बैग से बॉल निकालेंगे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केसेस हैं, या बैग बी से बॉल निकाली गई। और टोटल प्रोबेबिलिटी में ओवरलैपिंग इवेंट देखते हैं तो रेड बॉल किसी से भी आ सकती है, इससे भी आ सकती है एक बॉल रेड, इससे भी आ सकती है, तो ओवरलैपिंग इवेंट क्या हो गई, रेड बॉल का आना। तो जब भी ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पी आर। तो फॉर्मूला आई होप सबने पढ़ा होगा, पी आर बाई ए। हमें पता है बैग ए से बॉल निकाल रहे हैं तब वो रेड आए इंटू पी ए, या पी आर बाई बी, हमें पता है वो बैग बी से बॉल आ रही है तब वो रेड आए इंटू पी बी। इससे एक रेड बॉल आए तो टोटल कितनी है 3/5, और बैग ए से बॉल कब निकालते हैं, जब हेड आएगा, मतलब 1/2। बैग बी से बॉल निकालने और रेड आए तो टोटल है 2, मतलब रेड है 2, टोटल है 10। और बी बैग से बॉल कब निकालते हैं, जब टेल आता है, दैट इज 1/2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 2/5। सो दिस इज द आंसर 2/5। क्लियर है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी का वीडियो एक बार जरूर देख लेना, और ये भी बिल्कुल सिंपल फ्री का क्वेश्चन है। अगर हमें समझ में आ गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर डिस्कस करते हैं। An examination consists of 8 question in which each one of 5 alternate, 5 alternate है, obviously एक सही होगा, is the correct one on the assumption that candidate who has done no preparatory work choose for each question any one of the 5 alternatively। वैसे भी probability permutation में हम क्या करते हैं, guess work करते हैं, तो कोई भी random guess work करेंगे। The probability that he gets more than one correct answer, 8 क्वेश्चन है, 1 by 1 एक एक को अटेम्प्ट करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 5 ऑल्टरनेट में 1/5, और गलत होने की 4/5, जो कि अनचेंज होगी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन श्योरली लगेगा। बस ये लास्ट लाइन तुम्हें समझनी है। That he get more than one correct answer, एक से ज्यादा, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा सही हो, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उससे बेटर ये है कि 1 माइनस हम प्रोबेबिलिटी कर दें कि 0 सही है प्लस 1 सही है। अब देखो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। टोटल एक्सपेरिमेंट हो रहा है 8 टाइम्स, टोटल एक्सपेरिमेंट कितने बार हो रहा है 8 टाइम्स, और सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 8C0 1/5, कोई भी सही ना हो, सारे गलत हो, प्लस 8C1 एक सही हो, सातों गलत हो। इसको जरा कैलकुलेट करो प्रॉपर्ली, फाइनल आंसर ही सब कुछ है। 8C1 is 8, फोर बाई 5 की पावर 7 कॉमन ले लो, फोर बाई 5 प्लस 8/5, 12/5, एक 5, इसको 4 into 3 कर लो, और ये 5 ही रहने दो,
तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 4/5 की पावर 8 एंड 4/5 आई थिंक 0.8 होता है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आएगी। 1 माइनस दिस इज 1 माइनस 3 इंटू 0.8 की पावर 8, 1 माइनस 3 इंटू 0.8 की पावर 8, दिस इज द आंसर। तो एक बार अगर ये समझ में आ गया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और यही बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ मिसिसिपी आर रीअरेंज देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4s, ऑल s मतलब 4s है इसमें, कम टुगेदर। तो इसको उसी तरह से कर सकते हो, उसी कंसेप्ट से कर सकते हो, या तो सिर्फ 4s का ध्यान रखो या सबका ही ध्यान रखो, सैंपल स्पेस और फेवरेबल केस में, दोनों तरह से निकाल के देखो एक बार। पहले सबका ही ध्यान रखो, सबको ही कंसिडर करते हुए चलो। मिसिसिपी, टोटल कितने लेटर्स हैं मिसिसिपी में? 11। एम कितने बार आ रहा है, आई कितने बार आ रहा है, एस कितने बार आ रहा है, पी कितने बार आ रहा है, ये लिखना होगा। टाइम इज अप। तो आई थिंक कुछ अटेम्प्ट करा होगा इसमें। एम एक बार आ रहा है, आई 4 टाइम्स, एस 4 टाइम्स, पी 2 बार, टोटल कितने हुए? 11। सबको हम कंसिडर कर रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। चारों एस एक साथ आए तो क्या करते थे? चारों एस को 1 मान लें, टोटल है 11, उसमें से 4 सबट्रैक्ट करो, कितना आया? 7, और इसको 1 माना है तो टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास 8। तो चारों एस को हमने 1 मान लिया। अब अरेंज कर देते हैं फेवरेबल केस में। 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 4 आई हैं और 2 पी हैं, चारों ऐसे एक हो गए तो उसकी आइडेंटिकलनेस खत्म हो गई। जरा इसको डिवाइड करो, आंसर निकालो, क्या आता है? 4 अपॉन, दिस इज द आंसर। तो आई होप क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सबने कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है करीब। The probability of obtaining more tails than head in 6 toss of fair coin, यहां पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। मोर टेल चाहिए देन हेड। 6 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 इक्वली लाइकली है और अनचेंज रहेगी। हेड ज्यादा आए और टेल ज्यादा है और हेड कम आए तो इक्वल कब आएंगे? 3-3। एक बार ट्राई करो सिंसियरली। तो 4 हेड 2 टेल, चार हेड 2 टेल, 5 हेड
1 टेल, 6 हेड। क्लियर है बात? 6 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, टेल ज्यादा है ना, टेल ज्यादा हेड कम, तो 4 टेल 2 हेड, 5 टेल 1 हेड, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6C4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 4, एंड व्हाट अबाउट, सॉरी टेल आने की 1/2, हेड आने की 1/2। देन 6C5 टेल आने के लिए 1/2 की पावर 5 और हेड आने के लिए 1/2 की पावर 1। देन 6C6, किसी ने कैलकुलेट करा है क्या इसको? 22/64। वैसे बाय द वे जो आंसर है वही देना पड़ेगा, 11/32। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यूज करना है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, और इसके लिए भी समझने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बहुत सिंसियरली पढ़ो इसको। और इस तरह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का ही है ऑलमोस्ट। एटलीस्ट समझ जाओ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक तरह की पजल है, समझ लो ये। A bag contain 3 white, 2 black balls. Another bag contain 2 white, 3 black ball. A ball is drawn from the second bag and placed in the first. Then a ball is drawn from first and placed in the second. What is the, and the operation is repeated. The probability that first bag contain 5 white ball. ये कि पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस साथ करोगे तो हो जाता है। फर्स्ट बैग कंटेन, क्वेश्चन ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है, 3 वाइट 2 ब्लैक। सेकेंड बैग कंटेन 2 वाइट 3 ब्लैक। A ball is drawn from the second bag and put into the first. Ball is drawn from second bag and placed in the first. Then a ball is drawn from first and placed in the second. फिर इससे निकाला गया, फिर इसमें रखा गया। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, when the pair of the ऑपरेशन इज रिपीटेड, इसका मतलब फिर से ये ऑपरेशन करा गया। इससे एक बॉल इस पे रखी गई और फिर इससे एक बॉल इस पे रखी गई, ये सेकेंड ऑपरेशन हुआ। और फाइनली फर्स्ट बैग में 5 वाइट आए, तो सिंपल है यार, इसमें से हमें ब्लैक हटानी होगी और सारी वाइट लानी होगी। ठीक है, तो क्या करें, पहली जो पहला ऑपरेशन है, पहले ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इससे वाइट आनी चाहिए। क्यों भाई, इससे वाइट आ जाए तो यहां पे पहली बार में, इसको ध्यान से देखो, पहली बार में एक वाइट आ गई और इससे यहां पे ब्लैक चली जाए, ब्लैक चली जाए तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले यहां से वाइट लाओ, बताओ जरा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब क्या हो गया, अब यहां पे देखो तो 4 वाइट और 1 ब्लैक है, इससे इसमें ब्लैक चली जाए तो 1/5। क्या एग्री हो, इससे इसमें ब्लैक चली गई, एक वाइट एक कम हो गई तो 1 वाइट आ गई और 4 ब्लैक हो गई। आई होप क्लियर है ये बात। अब सेकेंड केस में क्या होगा, फिर से इसमें वाइट आ जाए,
फिर से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5, ठीक है। वाइट आई यहां पे, तो यहां कितनी वाइट हो गई 5 वाइट और 1 ब्लैक, और इससे ब्लैक इसमें चली जाए, ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो 1/, जरा निकालो आंसर। 2/5। अच्छा यहां पे एक गड़बड़ हो गई है, ऑलरेडी यहां 2 ब्लैक थी, यहां से 2/5 आएगा, दिस इज 2/5 ना, क्योंकि एक ब्लैक तो बाद में कम होगी, 2/5 आएगा। टोटल 2 ब्लैक थी, 4 वाइट हो गई, 2 ब्लैक हो गई, तो सेकेंड वाला आएगा 2/5। आई थिंक प्रोसेस समझ रहे हो, क्लियर है बात? हाँ भाई, तो इस तरह में और भी चीजें हो सकती हैं, आगे इस तरह क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, लेकिन बिना पेशेंस साथ समझने में, कैलकुलेशन देख रहे हो कुछ खास नहीं, कैलकुलेशन इजी। क्या आंसर आ रहा है? आंसर अभी भी एक गड़बड़ हो गई है, टोटल 6 बॉल है ना, क्यों 2/6 आएगा ये, दिस इज 2/6। जब एक वाइट इसमें आई तो 4 वाइट 2 ब्लैक हो गई, और ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी 2/6 आएगी, उसके अलावा बाकी चीज सही है। चेक कर लो एक बार, क्या आंसर आ रहा है 1/225, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए 2 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करना, समझो एक पजल है एक तरीके की। A child throws a fair dice, बिल्कुल टू द पॉइंट समझना है क्वेश्चन को। इफ द नंबर शोइंग आर अनइक्वल, मतलब दोनों में अनइक्वल नंबर आता है, ही एड्स देम टुगेदर, गेट हिज फाइनल स्कोर। ऑन द अदर हैंड, if the numbers showing are equal, he throws 2 more dice and add all 4 numbers showing to get his final score. The probability that his final score is 6. पहले पार्ट को समझो, जब अनइक्वल नंबर आता है तो डायरेक्टली वो स्कोर 6 कैसे देगा, ये तो आसान है ना, करो एक बार, एक एक पार्ट करो। जब थ्रोज अनइक्वल है तो 6 कैसे आएगा, 5-1, 1-5, 4-2, 2-4, 3-3 नहीं आ सकता, बिकॉज वहां पे इक्वल हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। फिर जब इक्वल आएगा तब क्या करता है, फिर से 2 डाइस थ्रो करता है, और टोटल स्कोर 6 ही आना चाहिए। तो 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 तो नहीं हो सकता इक्वल थ्रोज में, क्योंकि इटसेल्फ वो 6 हो जाएगा। अटेम्प्ट करो सभी लोग। तो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ए चाइल्ड थ्रोज 2 डाइस, 2 फेयर डाइस शोइंग अनइक्वल, अनइक्वल अगर आ रहा है और टोटल स्कोर हमें चाहिए 6, फाइनल स्कोर कितना चाहिए 6, तो स्कोर 6 कब आएगा अनइक्वल में, 5-1, 1-5, 4-2, 2-4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसके निकाल लेते हैं। 5-1, 5 पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आए, देन 1-5,
देन 4 2, देन 2 4। कितना आ रहा है? कितने केसेस हैं? 4। 4/6 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? इफ द नंबर्स आर इक्वल, अगर दोनों में सेम नंबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देन ही थ्रोज 2 more dice and add all the 4 die, मतलब जो भी चारों में आया उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तब भी हमें स्कोर क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो इसका मतलब टोटल 6 बार डाइस थ्रो करा जा रहा है। इक्वल थ्रोज में क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है। मान लो 1 1 आ गया पहली बार में, तो 1 1 का स्कोर तो 2 हो ही गया। अब 2 डाइस में 4, हमें और क्या चाहिए? टोटल 4 चाहिए। तो 4 कैसे कैसे आ सकता है बताओ जरा? 1 3 3 1 2 2। क्या एग्री हो उस बात पे? मतलब 1 1 भी आए और ये भी आए। 1 1 कैसे आएगा? 1/6 का स्क्वायर, देन 1 3 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, मतलब 3/6 का स्क्वायर। क्लियर? अब सपोज कर लो 2 2 आ गया, टोटल सम तो ये 4 बन ही गया। अब क्या बचा? क्या आ सकता है? 2 ही सम चाहिए। 2 सम कैसे आएगा? 1 1 से आएगा। तो आई थिंक दिस इज 1/6 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, 1/6 की पावर 4। जरा ऐड करो पूरा। 4/6 स्क्वायर, 3/6 की पावर 4, 1/6 की पावर 4। पूरा ऐड करो, आंसर निकालो फटाफट। फाइनल आंसर चाहिए। 1/6 स्क्वायर कॉमन ले लो, 4/6 स्क्वायर कॉमन ले लो। 4/6 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/9, 1 1/36, 37/36। (37/9 इंटू 36). नीचे क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? 1296, 148, सॉरी 148। मेरे ख्याल से उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसको। ये क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है? आई थिंक 4/36 1/9 ना, 36 37/36। इन्होंने पूरा कैंसिल नहीं करा, इसको जरा कैंसिल करो, कितना आएगा बताओ? 74। नीचे क्या आएगा? 648। फिर कैंसिल करो, 37/324। तो 9 इंटू 36 आई थिंक यही आएगा। क्लियर है? तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, कई बार सिंप्लीफाई नहीं करते तो भी आंसर नहीं मैच करता है। तो इसमें भी थोड़ा पेन लेना होगा, और तुम्हें ही नहीं यार, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अब नेक्स्ट टर्न पे कल हम लोग नेक्स्ट DPP 5 करेंगे, उसमें भी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद फिर वेक्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर में वेक्टर हम पूरा रिवाइज करा देंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन। ठीक है फिर।